तो आज हम लोग मुख्य परीक्षा की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इधर नज़र दौड़ाइए स्क्रीन पर। अब कुछ देर आप ध्यान दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। आप अगर स्क्रीन पर ध्यान देंगे तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कैलेंडर वर्ष 2022-23 के लिए ये है ना। अब यहाँ पर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का टाइम टेबल जारी किया गया जिसकी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। पिछले साल 22 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन आया था और इसमें बताया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा की जो डेट है वो 19 जून है। 19 जून को आपकी क्या एग्ज़ाम हुई? उत्तर है हाँ। फिर रिजल्ट की डेट इन्होंने बताई है जुलाई 2022, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरे या चौथे हफ्ता तक आएगी आपकी। उसके बाद में 24 नवंबर से लेकर 2022, ध्यान दीजिए 24 नवंबर 2022 से लेकर 25 नवंबर 2022 के बीच में आपका मुख्य परीक्षा होगी। फरवरी 23 में आपका रिजल्ट आएगा और अप्रैल 23 से लेकर मई 23 के बीच में आपके इंटरव्यूज होने हैं। अब देखिए, इसमें ज़्यादा समस्या इसलिए नहीं है कि जितनी आपत्तियाँ थी, जितनी दिक्कतें थी, वो ऑलमोस्ट सॉल्यूशन के लेवल पर है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, एक बहुत व्यवहारिक बात बताता हूँ मैं आपको। गांव खेड़े में भी जाकर किसी से पूछ लीजिए कि अगर 5 सालों में अगर कोई अधिकारी कर्मचारी ज़्यादा दिखाई देने लगे, सरकार आपका ज़्यादा ध्यान देने लगे, किसी योजनाओं पर ज़्यादा बात होने लगे, ठीक है, ये चीज़ें अगर ज़्यादा आने लगे तो गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी आपको बताएगा कि साहब चुनाव आने वाले हैं। जब नेताओं लोग दिखने लगते हैं, ये बिल्कुल वैसा है कि बरसात के आने के पहले कुछ लक्षण होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। तो बरसात के लक्षण मैं आपको बता देता हूँ अभी से है। 2023 चुनावी वर्ष है, यह चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और उसकी ही ये तैयारी है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ मिलने लगी आप लोगों को। धीरे धीरे भर्ती भी आ जाएगी और 2023 का साल ऐसे ही रहने वाला है। अब भैया क्या है, देखिए 2023 की बात हो रही है, अभी तो 21-19 का कहेंगे सर इंटरव्यू है, 20 का अभी मेंस है, तो ये सब आपकी टेंशन नहीं है। आपकी टेंशन ये है कि भैया इस पेपर को कैसे क्लियर किया जाए। अब जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं, जो बच्चे राज्य सेवा परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा लिखने वाले हैं नवंबर में, अब आप कहेंगे सर हर एग्ज़ाम बढ़ जाती है, ये हो जाएगा क्या, वैसे हो जाएगा। पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, बाकी फिर प्रश्न पढ़ूंगा, है ना बेटा। मैं अभी मैं बता रहा हूँ कि आपकी तैयारी का जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो कैसे मिलना है। 24 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2022 के बीच में आपकी मुख्य परीक्षा है। तो अब से लेकर बात करें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना छोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर 120 दिन है आपके पास में। इन 4 महीनों में आपको अपनी तैयारी करनी है। इसी तरह से जो बच्चे जनवरी 23 में अगला एग्ज़ाम देंगे 2022 वाला, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2022 में नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी में पेपर है आपका, ठीक है, फरवरी में रिजल्ट है और मई 23 में आपकी मुख्य परीक्षा है। और मई 23 में अगर आपकी मुख्य परीक्षा है तो जनवरी से लेकर, ध्यान दीजिएगा, जनवरी में अगर आपकी मुख्य परीक्षा है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने उधर बच रहे हैं, 4 महीने इधर बच रहे हैं। तो जो बच्चे अगली एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए 3 महीने का मुख्य परीक्षा का टाइम मिलेगा और अभी 4 महीने मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। दैट्स इट। तो जो बात मुझे बतानी है आप लोगों को कि ये जो टाइम टेबल है, ये लगभग ये जो 2021 की परीक्षा है इसको फॉलो किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के पहले भी पहुँचे थे कि भैया कोर्ट में एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए, चुनाव उनाव, ये सब कुछ नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि ना बाबा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। अब जो मुद्दा है वो ये है कि आप ये मान के चलें कि 2021 और 2022 की एग्जामिनेशंस का जो टाइम टेबल है वो आयोग फॉलो करेगा। देखिए 2019 में केवल इंटरव्यू होने हैं, 2022 में भी इंटरव्यू होने, 2019 में इंटरव्यू होने, 2020 में भी इंटरव्यू होने, इसके बाद में 2021 की मुख्य परीक्षा ही है। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उस हिसाब से काम होगा और उसी हिसाब से आगे की प्रोसीडिंग बढ़ेगी। तो मुद्दा केवल इतना है कि आपको मुख्य परीक्षाएं देनी, दैट्स इट। अब इसी बात पर चर्चा को लेकर मैं सामने आया हूँ आपके बीच में कि भैया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपसे चाहता क्या है, पहली बात। दूसरा, हम क्या सोचते हैं। और देखिए, चाहत और जो उपलब्ध है इसके बीच में कहीं ना कहीं एक सत्य होता है, उसमें बात होगी। तो देखिए, जो बात मैं आज बताने वाला हूँ आपको, उसको थोड़ा सा अगर आप संज्ञान में लेंगे तो आपको इस बात को समझ में आ जाएगा कि चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं, छोटी मोटी नहीं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपसे चाहता क्या है और आप क्या सोचते हैं, और जो सत्य है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। इन 3 बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं।
देखिए लोक सेवा आयोग आपसे क्या चाहता है, 2 लाइनों में आपको यहाँ भी समझ में आएगा। नंबर 1, लोक सेवा आयोग ये मान के चल रहा है कि आपने अगर 19 जून को प्री की एग्ज़ाम दी है तो उसके 4 महीने के भीतर, यानी कि नवंबर में आप मुख्य परीक्षा दे लीजिए और मई में आप इंटरव्यू दे लीजिए। एमपीपीएससी आपसे ये चाहता है कि आप 3 से 4 महीने में 3 से 4 महीनों में आप मुख्य परीक्षा देने और उसको निकालने में सक्षम हो जाएं। दूसरा, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के संदर्भ में तो ये मान रहे हैं कि 90 से 100 दिन में आप ये काम कर सकते हो। पहली अपेक्षा जो लिख के दे रहे हैं, मैं कहीं से अपने अंदर से नहीं बता रहा हूँ अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, अगर आप मुख्य परीक्षा की आंसर कॉपी देखेंगे या मॉडल आंसर की देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों को पहली बार शायद ये देखने को मिल रही होगी। आपसे बस मेरा ये निवेदन है कि आप एमपीपीएससी की साइट पे जाएं और वहाँ पर जो मॉडल या सैंपल कॉपी दे रखी है उसको देखिए। इसमें क्या चीज़ देखने की है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि भैया 3 अंक, 5 अंक और 11 अंक के लिए 3 अंक, 5 अंक और 11 अंक के लिए आपके पेपर्स आने हैं या क्वेश्चंस बनने हैं। हर एक पेपर में क्राइटेरिया आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे कि कितने 3 मार्कर आने हैं, कितने 5 मार्कर आने हैं, कितने 11 मार्कर है। और एथिक्स के पेपर में जाएंगे तो 2 मार्कर, 5 मार्कर, 20 अंक के प्रश्न और 20 अंक की केस स्टडी के क्वेश्चंस बनने हैं। क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। पेपर नंबर 6 में जाएंगे तो वहाँ क्राइटेरिया अलग मिलेगा, उसकी जो सैम्पल कॉपी है वो अलग मिलेगी। अब ये जो सैम्पल कॉपी दे रखे हैं इसको समझना है तो यहाँ पर एक सूचना पढ़ लीजिए, थोड़ा सा और काम आएगा आपको। देखिए सूचना, पेपर नंबर जो फर्स्ट है उसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी मिलेगा। पार्ट ए में आपको 3 अंक के प्रश्न होंगे, आपने कई बार सुना होगा, परंतु जो मुद्दा है वो केवल इतना है कि यहाँ पर 10 शब्द या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। शब्द संख्या है 10 और पंक्ति 1, ठीक। 15 3 मार्कर आपको फर्स्ट पार्ट में और 15 3 मार्कर सेकंड पार्ट में। इस बात को अगर समझेंगे और उसके बाद में ये जो फर्स्ट पेज है, अगर आप देख पा रहे हो, ये जो फर्स्ट पेज है इसमें 5 3 मार्कर के लिए लाइन क्वेश्चंस यहाँ पर आपको लिखे हुए मिलेंगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखे हुए मिलेंगे, ये एरिया जो है देखिए, ये जो रेड डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे और उसके जो नीचे 3 लाइनें दे रखी है वहाँ पर आपके इनके उत्तर देने हैं। 3 लाइनें दे रखी है, उन 3 लाइनों में आपको उत्तर देना है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिस से आने वाला मामला है। अब मज़ेदार बात क्या है कि 15 3 मार्कर आपको फर्स्ट पार्ट में, 15 3 मार्कर आपको सेकंड पार्ट में, 30 3 मार्कर तो आपको यहाँ लिखनी है। अब 30 में से ध्यान दीजिएगा, 30 में से 90 अंक मिलेंगे आपको। हर प्रश्न के 90 अंक, मतलब हर प्रश्न के 3 अंक है तो 90 मिलेंगे। हाँ, 3 लाइन में, 3 लाइनें नहीं है, 10 शब्द आप 3 लाइनों में कैसे लिखोगे, इस बात को समझिए। अब मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ आपको यहीं पर, एक और चीज़ गौर करिएगा आप, यह काम आ जाएगा। ये देखिए, इसके बाद में 20 क्वेश्चन आपको 5 मार्कर लिखने हैं, तो 30 वो हो गए और 20 ये हो गए, ये हो गए 50 प्रश्न हो गए। और उसके बाद में 10 लघुत्तरी उप प्रश्न है और इसमें जो 5 या 6 पंक्तियां लिखनी है, ध्यान दीजिएगा, पंक्तियां कितनी हैं, 5 या 6 पंक्तियां और शब्द सीमा है 50। बात समझ में आई रही आपको? तो 20 क्वेश्चंस आपको ऐसे डील करने हैं जो कि 5-5 6-6 लाइनों में होने हैं। और ये जो लाइनें हैं ये सामने खींच के रखिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पेज में आपको 2 5 मार्कर लिखने हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो एक पेज में उन्होंने 2 5 मार्कर के लिए आपको इंडिकेट किया गया है। और अगर आप इन 4-4 5-5 लाइनों में ये नहीं लिख सकते हैं तो फिर एक समस्या आएगी कि आप पेपर कैसे पूरा करेंगे। इसके बाद में 11 मार्कर की बात करते हैं। तो 11 मार्कर की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 प्रश्न आपको 11 मार्कर कंप्लीट करने हैं। 5, 30, 20, 50 और 5 कितने हो गए, 5 इधर हो गए और 5 उधर हो गए। ये लगभग 60 प्रश्न हो रहे हैं। 60 प्रश्नों का मामला है ये। 3 घंटे में, जिसमें आपको कॉपी भी मिलनी है, आपको बाकी फॉर्मेलिटीज़ भी करनी है। और यहाँ पर इन्होंने 2 पेज दे रखे हैं, मैंने जूम करके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और ये जो डिटेल है आप इसको यहाँ देख लीजिए।
तो देखिए मैंने दो चीज़ें आपको बताई यहाँ पे, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें, आप MPPSC की साइट पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैया वो आपके बारे में सोच क्या रहा है। दो बातें समझ में आई। पहली बात, MPPSC आपसे चाहता है कि भैया 90 से 100 दिन में आप प्री देने के बाद में, सिलेक्ट होने के बाद में आप मुख्य परीक्षा दे लो। दूसरी बात, आप वर्ड लिमिट का पालन करो, अदरवाइज़ पेनल्टी लगेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप पूरा नहीं करेंगे पेपर। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हर यूनिट के लिए 30 अंक निर्धारित है। ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट है, पेपर सेकंड में 10 यूनिट है और पेपर थर्ड में 10 यूनिट है। 300 अंक, हर एक यूनिट के 30 अंक हैं, जिसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के क्वेश्चंस को वेल डिफाइन किया गया है। पेपर फर्स्ट और सेकंड में पार्ट ए पार्ट बी मिलेगा, पेपर नंबर थर्ड में आपको पार्ट नहीं मिलेगा, बल्कि 10 के 10 यूनिट आपको कंटिन्यूस मिलेगी। पेपर नंबर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें कम हैं, किंतु ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके आंसर राइटिंग की एबिलियत या फिर कम समय में आप तुरंत प्रश्न को समझ के उत्तर कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को बड़ा महत्व दिया जाता है। ये बात है आपको गौर करने लायक है। अगर ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है, जिसको मैं समझ पाया हूँ, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मैं कोई भी चीज़ आपके सामने जो रख रहा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब सामने चीज़ें हैं। अगर आप सीधी बात करेंगे तो सीधा आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आंसर सेशन में चला रहा हूँ, जिसमें 6 के 6 पेपर पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भैया हम उसको डील करेंगे। पिछले 5-6 दिन की क्लासेस हुई है, यूट्यूब पे कुछ डली हुई है डेमो, और उसमें मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई प्रश्न मिलता है तो उसका आंसर कैसे लिखा जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक प्रश्न है कि अम्बेडकर के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो कल रात को ही बैठ के लिखा और सुबह मैंने इसको पढ़ाया। जो बच्चे आज की क्लास में थी उनको पता है कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो सुबह 12 से 1 बजे के बीच में मैंने अम्बेडकर एज ए थिंकर पूरा कंप्लीट किया क्वेश्चन आंसर सेशन में। और जब ये किया तो मैंने इस पर जब आंसर लिखा तो ये 75 शब्द है। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक। फिर दूसरा एक तरीका खोजने की कोशिश की कि हम यहाँ पर आरेख बनाकर कोशिश करें। एक दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में अम्बेडकर के योगदान का वर्णन करें। खुद लिख कर कोशिश की कि क्या हो सकता है, और जब मैंने लिखकर कोशिश की तो मैंने ये देखा कि लगभग इस तरीके से अगर पहुंचा जाए तो ये 50 शब्दों में हो जाते हैं। अगर हम पूरा सेंटेंस फॉर्म करते हैं, पूरा डिटेल लिखते हैं, तो MPPSC की जो चाहते हैं वो पूरा नहीं कर पाते, ठीक है, सीधी सी बात है, वो चाहते पूरा नहीं कर पाते। यही बात बता रहा हूँ, इतना ही स्कोप में कर पाया कि भैया ऐसा करें। इसमें भी प्रैक्टिस जारी है, हर प्रश्न के उत्तर पे 50 से 60 पे आना। जो बातें पहले 200-250 शब्दों में की जाती थी, अब वो अगर 50 से 60 शब्दों में की जाएगी तथ्यात्मक जानकारी के साथ, एग्जाम्पल के साथ में, तो वो कैसे करेंगे? कुछ मार्ग तो खोजना पड़ेगा, एक मार्ग ये भी है। दूसरा जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि भैया 11 मार्कर की स्थिति क्या बने या 5 अंक के लिए स्थिति क्या बने, तो उसके लिए फिर 11 मार्कर के लिए भैया फिर से इस चीज़ को अप्लाई किया कि क्या ऐसा संभव है। तो फिर एक प्रश्न में मैंने देखा कि हाँ, लगभग 200-225 प्रश्न में ये संभव है, 200-225 शब्दों में, ठीक है, ये संभव है। इसके बाद में मैंने देखा कि क्या 3 अंक में किया जा सकता है, तो 3 अंक में मैंने पिछले साल तक ये कोशिश की कि इस तरह से लिखा जाए कि भैया अंग महाजनपद अगर 3 अंक में आ गया फर्स्ट पेपर में, तो क्या दिखाओगे आप? अवस्थिति, राजधानी और कोई प्रमुख घटना एकाध हो तो। अब ये जो शब्द हैं काफ़ी बड़े हैं, यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ जो चाहते हैं या आप पेपर पूरा करें, उसमें से आप अधिकतम तथ्यात्मक चीज़ें लेके आएँ, अपने कॉन्सेप्ट्स लेकर आएँ, विश्लेषण परक अगर कोई बात आ रही है तो वो भी लेके आएँ। परंतु अगर मैं विश्लेषण करूं या मैं देखूं तो एक समस्या आएगी। वो समस्या क्या है कि भैया जो मैंने सत्य खोजा केवल इतना है, क्योंकि इससे पहले मुख्य परीक्षा भी दी है मैंने, इंटरव्यू भी दिए हैं, सिलेक्ट भी हुआ हूँ, तो मुझे केवल एक बात समझ में आई, पढ़ने से ना हो पाएगा, पढ़ने से ना हो पाएगा, लिखने से होगा। पढ़ने से ना हो पाएगा, लिखने से हो पाएगा, ये प्रैक्टिस से हो पाएगा। पढ़ने का मतलब ये है, देखो एक बात बताता हूँ, जैसा कि हमें प्रीलिम्स की आदत है, उसमें हमने क्या किया, ये मिला वो मिला, पढ़ा लिखा और आगे बढ़े। परंतु अल्टीमेटली हुआ क्या
कि अगर प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चन आंसर सेशन की तो नहीं हो पाया, प्रीलिम्स में भी दिक्कतें आई। और अगर प्रीलिम्स निकल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस अच्छी की। मैंने अभी तक एक चीज़ आपको बताई कि जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि सब कुछ है आपके पास में परंतु आपका हाथ नहीं चलता है, यानी कि आपने क्रिकेट के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं परंतु जब पिच पर बैट लेकर उतरते हैं तब बल्ला साथ नहीं देता आपका, गेंद और बल्ले की टाइमिंग सही नहीं होती। वो टाइमिंग अगर बैठने लगती है तो आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बल्लेबाज जो बहुत दुबले पतले दिखाई देते हैं बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। यानी कि हमें टाइमिंग बैठानी पड़ेगी। टाइमिंग किस हिसाब से बैठानी पड़ेगी? टाइमिंग हमें बैठानी पड़ेगी MPPSC के हिसाब से, कि अगर वो ये कह रहे हैं कि भैया एक पेज में आप, ध्यान दो, एक पेज में आप 5 3 मार्कर लिख दीजिए, हम आपको 15 में से 15 अंक दे देंगे, तो आपको MPPSC की चाहत और आपकी इच्छाओं के बीच में इसको फिट करना पड़ेगा। ये जो आंसर है, इस आंसर को आपको, इस तरह के 5 आंसर को इन लाइनों में लिखना पड़ेगा और उसके बाद में आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो समस्याएं काफ़ी बड़ी है बच्चों। अब कुछ ऐसी अफवाहें या फिर गलत चीज़ें जो कि बच्चों के मन में धारणा में होती है वो समझ लीजिए। इन धारणाओं से मैं भी बहुत लंबे समय तक ग्रसित रहा हूँ, परंतु 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई वो मैं बता देता हूँ। आप में से जो बच्चे सहमत हो अच्छी बात है, जो सहमत ना हो कोई समस्या नहीं। पहली बात ये है कि आप ये समझना भूल जाइए कि आप कभी भी इस स्थिति में आएंगे कि पूरा सिलेबस अब मेरी ज़बान पर है और कुछ भी आएगा मैं उत्तर लिख दूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने खूब सालों से पढ़ाई की, मैंने भी पढ़ाई की, ऐसी बात नहीं। हमने जो MPPSC को समझा या इनकी जो चाहतों को समझा है वो ये है कि बेटा अगर आप सब कुछ पता है आपको तो भी एक सही टाइम पर, आप ध्यान दीजिएगा, एक सही टाइम पर अगर आप टाइमिंग नहीं बैठाते हैं तो आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। इस बीच पेपर नंबर 3 अगर आपने इस साल का देखा है, उठा के देखिए, वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के नहीं, उनके लिए काफ़ी सारी दिक्कतें हैं वहाँ पर। जो साइंस है वो बहुत टिपिकल साइंस पूछा गया, परंतु मुझे ऐसा भरोसा है कि इस बार जब पेपर आएगा, ध्यान दीजिएगा, इस बार जब पेपर आएगा तो ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट होने वाला है, पेपर नंबर 3 पे, ठीक है, इस बात को दिया। अब लिखने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, लिखने से होगा। तो लिखना क्या है देख लीजिए, एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपको 3 अंक की प्रश्न, 5 अंक की प्रश्न और 11 अंक की प्रश्न। इसमें प्रश्नों की संख्या आप देख लीजिएगा, 11 अंक की प्रश्न है अपने, क्वेश्चन नंबर 3, 2, 5 और एक 6। हर यूनिट से 6 क्वेश्चन हैं पिक होने हैं, जिसमें 3 अंक, 2 अंक और 11 अंक, यानी कि टोटल जो नंबर होने वाले हैं वह आप 18 अंक मान लीजिए। 11 और 5 16 और 3 19 अंक हो रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए 5 और 3 8 19 अंक। इसके बाद में ये 2 पार्ट्स में आपको लिखना है। इसमें आप देखिएगा पेपर नंबर 1 इंडियन हिस्ट्री, पेपर नंबर 2 इंडियन हिस्ट्री, पेपर नंबर 3 इंडियन हिस्ट्री। इसको आप यूँ देख लीजिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। इसके बाद में मध्य प्रदेश का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद में मध्य प्रदेश की रियासतें। इसका मतलब ये है कि एक हिस्ट्री वाला पोर्शन जिसमें इंडियन हिस्ट्री पूरी है और उसके बाद में MP की हिस्ट्री पूरी है, पूरी की पूरी MP की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके बाद में जब पार्ट B पर आएंगे, फिर से मैं जूम कर रहा हूँ, गौर करिएगा आप लोग। पार्ट B में आएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का भूगोल, इसके बाद में जनजातियों को डाला गया है, इसके बाद में जल एवं आपदा प्रबंधन और भूगोल की आधुनिक तकनीकी, ठीक। इसके बाद में अगर आप पेपर नंबर 3 पर आएंगे तो पेपर नंबर 3 पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर शुरुआती स्तर पर जो पार्ट है उसमें भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली। इसमें पेपर जो इकाई नंबर 4 है, इकाई नंबर 4 में आपको इंडियन थिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे और नंबर 5 जो इकाई है वो पब्लिकेट की है। यानी कि 1, 2 और 3 ये जो पोर्शन है, यह पोर्शन आपके लिए पॉलिटी वाला सेगमेंट है, जहाँ पर मध्य प्रदेश का कुछ सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। इकाई नंबर 4 पॉलिटिकल थिंकर्स है,
इकाई नंबर जो 5 है वह पब्लिक एड से जुड़ी हुई है। ये पेपर नंबर 3 है। इसके बाद में ये 5 यूनिट के बाद में अगर आप 5वीं यूनिट पे आएंगे पेपर नंबर 3 में तो आपको स्टैटिक्स और मैथ्स मिलेगा। इकाई नंबर 6 में आएंगे तब आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएगा। इकाई नंबर 7 टेक्नोलॉजी, इकाई नंबर 8 एनर्जी, इकाई नंबर 9 इन्वायरमेंट से संबंधित है और इसके बाद में इकाई नंबर अगर आप 10 पे जाएंगे तो भूगर्भ शास्त्र देखने को मिलेगा जो कि ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। अब ये जो 3 पेपर है ये कुल मिलाकर 900 अंक के हैं। अब इन 900 अंक के प्रश्न पत्र में ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इन 900 अंकों के प्रश्न पत्र में देखिए, गौर करिए जरा इधर। फर्स्ट पेपर में ध्यान दीजिए, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर अगर आप तीनों को नोट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये लगभग आपको 150, 150 और 125 न्यूनतम अंक यानी कि लगभग 450 से लेकर 200, 400 और 330 यानी कि 325, 425 से लेकर लगभग 475 अंक तक आप यहाँ ला सकते हैं। ये जो एरिया है ये लगभग 900 से 500 अंक का है। अब यहाँ पे पेपर नंबर फर्स्ट फिर भी ठीक है, पेपर नंबर सेकंड फिर भी ठीक है, परंतु जो पेपर नंबर 3 है वहाँ पर समस्याएं ज़्यादा है। पेपर नंबर जो फर्स्ट है वहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपको 150 कवर करने ही होंगे और ये अधिकतम जा सकते हैं 200, 210 तक देखे गए। उसी तरह से पेपर नंबर सेकंड है। पेपर नंबर 3 की जो रेंज है वह 125 अंकों के आसपास की है बेटा। अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बगैर आप एक अच्छी रणनीति के ये काम नहीं कर सकते। मैं और भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। अब हम पेपर नंबर 4 पे आ जाते हैं। जो पेपर नंबर 4 है यहाँ पर आपको पहले तो थिंकर्स देखने हैं, फिर सेकेंड और थर्ड यूनिट में इथिक्स, टिपिकल इथिक्स है। उसके बाद में पेपर नंबर या कहें कि पेपर नंबर 4 की इकाई नंबर 4 यह पब्लिक एड के करप्शन वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ मामला है और इकाई नंबर जो 5 है वो है केस स्टडी। ये 200 अंक हैं। इस 200 अंक में ठीक ठाक अंक लाए जा सकते हैं, परंतु वे बच्चे जो उत्तर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल रटने वाले लिखने वाले नहीं चलेंगे, उत्तर प्रोड्यूस करने वाले चाहिए यहाँ पर इथिक्स वाले पेपर में, ठीक है। सामान्य हिंदी की बात करें, ठीक है, सामान्य हिंदी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य हिंदी के पेपर में ये जो एरिया है जहाँ पर आप सीधे सीधे 3 अंक 5 अंक इन सब की बात करें तो इनको बनाना आसान है। इस बार का जो पेपर मैंने डिस्कशन किया था, बाकी पेपर भी करना है, तो आप देखें कि इन एरियाज से क ख ग घ यहाँ तक इनसे काम आसान है। उसके बाद में जैसे ही आप बढ़ते हैं अपठित गद्यांश, पल्लवन, संक्षेपण, तो यहाँ पर आपकी योग्यताएं या काबिलियत काम आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में एक 6 नंबर का पेपर है जहाँ पर हम कहते हैं कि भैया ये ऐसे का है, और इस बार अगर आपने ऐसे देखा हो तो थोड़ा सा मामला ये बन रहा है कि आपको बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। तो 75 अंक के आपके ऐसे के पेपर हैं। एक जो ऐसे वो 50 अंक के लिए लिखना है आपको, एक 25 अंक के लिए लिखना है, और बाकी जो है प्रारूप लेखन 25 अंक के। तो भैया अब ये प्रश्न उठता है कि इतने सारे पेपर लिख लिए, ये कर लिए, क्या चाहिए जिससे पोस्ट मिल जाए, ये प्रश्न उठता है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना कि 800 से लेकर 850 अंक, ध्यान दीजिए, 800 से लेकर 850 अंक तक आपको लाने हैं अगर आप सेकंड क्लास पोस्ट चाहते हैं तो। 800 से लेकर 850 अंक अगर आप सेकंड क्लास पोस्ट चाहते हैं तो, इस बात को समझ लीजिए। अगर आप इससे कम लाते हैं तो सेकंड क्लास पोस्ट नहीं मिलेगी। अलग अलग कैटेगरी में आप थोड़ा सा वेरिएशन लेके आते हैं। वहीं अगर इंटरव्यू बोर्ड में अगर आप जाते हैं, एक सामान्य अंक की बात करें, मैं 140 150 की बात नहीं कर रहा, ना ही 70-80 अंक की बात कर रहा हूँ। औसत जो अंक है वो इंटरव्यू में आपको 100 से 130 के बीच में चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो आप 700 से लेकर 880 तक अंक ला सकते हैं। बीच का कोई मार्ग चुनिए, टारगेट थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाइए। 800 से लेकर 850, 800 से लेकर 850। छाया कुशवाहा सेकंड क्लास पोस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन, वही जो आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है ना, वाणिज्य कर अधिकारी है, इस तरह के जो पद हैं सेकंड क्लास ऑफिसर्स रैंक पे, यही आप चाहते हैं। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी सहकारिता निरीक्षक बनने के लिए एमपीपीएससी दे रहा होगा,
ये वो रेंज है जो कि आपको पकड़नी पड़ेगी। अब ये जो 700 अंक की रेंज है 695 की, यहाँ से काम नहीं हो सकता, आपको 800 प्लस की रेंज में जाना पड़ेगा। 800 प्लस की रेंज में जाने के बाद आप काम कर सकते हैं। आप ये देखिए कि किस पेपर्स में आप मजबूत हैं, किस पेपर में आप कमज़ोर हैं। जहाँ मजबूत हैं उनको और मजबूती से पकड़िए, जहाँ कमज़ोर है वहाँ थोड़ा कम समय देकर कोशिश करिए कि एवरेज मार्क्स आ जाएँ। और ऐसा करते हुए आप इन अंकों के दायरों को समझते हुए आज ही अंक का दायरा बनाइए और काम करिए अपना। ठीक है भैया, ये वो बात थी जो मुझे बतानी थी। सिलेबस बताना था आप लोगों को शॉर्ट में, और ये बताना था। अच्छा, जब सिलेबस को अगर आप देखना शुरू करोगे तो मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। पूरा का पूरा जीएस है इसमें, पूरा का पूरा जीएस है। करंट अफेयर्स लिखना भूल गए बस। अब जो मुद्दा है वो क्या है? मुद्दा ये है कि ये जो सिलेबस है बेटा, इसको आपको 90 से 100 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद में आंसर राइटिंग भी करनी, और आंसर राइटिंग के बाद में ये चीज़ें आगे बढ़नी। ये बातें मुझे आपको बतानी थी। अब जो महत्वपूर्ण बात, या सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको अभी तक एम्फेसाइज नहीं की, वो ये है। मेरी एक लाइन अभी लिख के रख लीजिएगा आप, कहाँ पर? अपनी टेबल के सामने। आप कितना भी पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना आसान है। अभी क्या हमने प्री दिया है तो पढ़ने की आदत है। पढ़ते 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 हम कई तरह की बातें हो जाती है कि भैया हाँ ठीक है, समय निकल गया, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, कुछ भी करिए, पर जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। और इसके लिए, लिखने के लिए जो सेशन हम लोगों ने इस बार लॉन्च किया है वो वही है कि आप अपना टारगेट 800 से 850 अंक का बनाइए, बहुत प्रैक्टिकल, और उसके बाद में साक्षात्कार में आप 100 से 130 अंक लेके आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 800 से ऊपर है तो धीरे धीरे आप डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए, सेकंड क्लास पोस्ट के लिए बढ़ेंगे। आखिरी में बस केवल एक ही लाइन में आपको बोल के जा रहा हूँ, पढ़ने से नहीं लिखने से होगा। 232 पेपर लिखिए मेरे साथ, और क्वेश्चन आंसर सेशन के लगभग 2000 क्वेश्चन और लिखिए। ये कुल मिलाकर लगभग 5000 क्वेश्चन हैं, और इन 5000 क्वेश्चंस में से 1000 अंक के क्वेश्चंस मैं आपको अगली मुख्य परीक्षा में दिखा रहा हूँ। ठीक है, शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू वेरी मच।